स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं। जो हमारे 12th केमिस्ट्री है उसी में से ही ये टॉपिक है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इसे आज हम देखेंगे कि ये क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। तो मोल प्रभाज किसे कहते हैं? मोल प्रभाज तथा वाष्प दाब। अब हमें ये देखना है कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में हमें क्या बताना है? संबंध बताना है। ठीक है गाइस, तो आज हम देखेंगे कि ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में संबंध बताइए। तो ये क्या होता है कि यदि किसी भी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को घोला जाए तो विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उस अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है गाइस, तो अब हम ये देखेंगे कि ये कैसा वर्क करता है। मतलब किसी भी वाष्पशील मतलब जैसे हमारा पानी हो गया। वाष्पशील क्या हो गया? हमारा पानी हो गया। और अवाष्पशील क्या हो गया? हमारा जैसे चीनी ले लेते हैं हम, या कुछ भी ऐसी ठोस जिससे हम पानी में घोल सकें। ठीक है, यदि किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को घोला जाए तो विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जब विलयन में आपेक्षिक अवनमन होगा, वाष्पशील विलय। ठीक है, तो जैसे हम हमारा वाष्पशील विलय हमारा क्या हो जाएगा? पानी। और हम अभी आपको बताया अवाष्पशील हमारा कुछ भी हो सकता है, लाइक सॉल्ट हो गया, हमारा शुगर हो गई, एंड ग्लिसरीन, नमक और ग्लिसरीन और हमारे चीनी। ठीक है, विलय को घोला जाए तो वही जो अवनमन जो होगा वाष्प दाब में, जो आपेक्षिक अवनमन होगा उस अवाष्पशील विलय के जो होगा वो मोल प्रभाज के बराबर होगा। यही हमारा जो है पूरी इसकी टॉपिक है। अब हम देखेंगे कि हमें समझ में आ गया है कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे कि मोल प्रभाज व वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में संबंध। तो अब हम क्या देखेंगे? मोल प्रभाज व वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में संबंध। अब हम इसका संबंध देखेंगे कि ये कैसा संबंध है इसका। तो देखिए, यदि विलयन का वाष्प दाब है, तो यदि विलयन का वाष्प दाब P है, ठीक है, और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमारा क्या हो जाएगा? फिर वाष्प दाब P0 हो जाएगा। ठीक है, तथा अवाष्पशील पदार्थ के मोलों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी? N1, तथा विलायक की मोलों की वाष्प दाब के मोलों
की संख्या N2 हो तब हमारा मोल प्रभाज क्या होगा, तब हमारा मोल प्रभाज होगा XB। अब हम इसके फॉर्मूला लगाएंगे तो P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N होता क्या H1 प्लस N1 प्लस N2 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि विलेय का मोल प्रभाज होता क्या है। विलेय मोल प्रभाज विलयन में उपस्थित सभी घटकों का योग है। क्या है मोल प्रभाज क्या है, अब हम इसको एक्स्ट्रा में लिख लेंगे, नोट डालकर लिख लेंगे कि मोल प्रभाज विलयन में उपस्थित सभी घटकों का क्या है, एक जोड़ है, एक योग है। जो हमारे इसमें जो मोल प्रभाज के विलयन में जो भी उपस्थित होते हैं वो सभी घटकों का एक योग होता है। अब देखेंगे हमारा मोल प्रभाज है क्या। मोल प्रभाज क्या है हमारा कि विलेय का मोल प्रभाज इज इक्वल्स टू विलेय की मोल संख्या अपॉन में हम क्या लिखेंगे, अब विलेय की मोल संख्या प्लस विलेय की मोल संख्या प्लस विलेय का विलायक का मोल। मतलब विलेय मतलब जो भी हमारा सॉल्यूट होता है और विलायक मतलब जो भी हमारा सॉल्वेंट होता है उसकी विलायक का मोल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है। हमें विलेय का तो मोल प्रभाज पता चल गया, अब हम देखेंगे कि विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है। तो लिखेंगे विलायक का मोल प्रभाज इज इक्वल्स टू विलायक की मोल संख्या। विलायक इधर हमारी जगह नहीं है तो हम इधर लिख सकते हैं, विलायक की मोल संख्या अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारे विलेय के अपॉन में आया था वही हमारा विलायक के चेंज हो जाएंगे, बस विलेय और विलायक चेंज हो जाएंगे। विलायक की मोल संख्या अपॉन विलेय की मोल संख्या प्लस विलेय की मोल संख्या। ठीक है, देखिए इसको अब हम एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं कि देखिए जब विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे तो पहले आएगी विलेय की मोल संख्या अपॉन में विलेय की मोल संख्या प्लस विलायक का मोल आ जाएगा। फिर जब हम विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा, बस बिल्कुल सेम है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें हम देखेंगे कि विलायक की मोल संख्या अपॉन विलायक का मोल संख्या प्लस विलेय की मोल संख्या। ठीक है, अब हम इसका समीकरण देखेंगे कि हमारे इसमें समीकरण में अब हम इसे कैसे रखेंगे। अब देखिए कि मोल को किससे शो करते हैं, एन से शो करते हैं, तो इज इक्वल्स टू ग्राम भार अपॉन अणु भार ले लेंगे हम इसका। तो इसको हम किससे से, आपको पता है W और M, विलेय और विलायक का। अब हम W और M से लेंगे तो N1 इज इक्वल्स टू ये हमारा आ जाएगा W1 और ये हमारा आ जाएगा M1। अब इसको हम लेंगे तो N2 इज इक्वल्स टू W2 आ जाएगा हमारा और M यह आ जाएगा हमारा M2। अब तब हम समीकरण 1 से लेंगे, क्या लेंगे, तब हम समीकरण 1 से लेंगे तो W1 अपॉन M1 इसमें क्या आ जाएगा, XB ले लेंगे हम। XB इज इक्वल्स टू
अब हम देखेंगे कि W1 अपॉन M1 अपॉन W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। अब देखेंगे कि जहाँ W1 व W2 विलेय तथा विलायक के भार हैं, वहाँ M1 व M2 विलेय व विलायक के भार हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ जो विलेय और विलायक होते हैं दो घटक में होते हैं, ठीक है। एक तो होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। जो होता है उसे हम जहाँ W1 व W2 जो होता है उसे हम विलेय में रखते हैं, और विलायक में जो हम रखते हैं M1 व M2 इसे रखते हैं, ठीक है। यही जो हमारे हैं विलायक व विलायक तथा विलेय के अणुभार हैं। अब आप देख सकते हैं, अब हम यहाँ इसका पूरा फॉर्मूला निकालेंगे। तो फॉर्मूले में हमारा क्या आ जाएगा, P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू एक्स भी हमारा क्या है, आपेक्षिक अवनमन। अब हम इसमें मोलों की संख्या लगा देंगे, W1 अपॉन M1 अपॉन W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2, ठीक है। अब ये देखेंगे कि P0 P अपॉन P P0 क्या है। अब हम देखेंगे कि P0 माइनस P अपॉन P0 क्या है हमारा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो होप यू गाइस आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा कि मोल प्रभाज क्या है, मोल प्रभाज में वाष्प दाब का आपेक्षिक नमन क्या है। ओके बाय।